आज हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट स्टार्ट कर रहे हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट में आप एक बात ध्यान से सुनना कि मैं पहले कुछ बेसिक्स बताऊंगा ऑल्टरनेटिंग करंट के। अगर वो बेसिक्स आपको और पूरी तरीके से कंफर्म्ड है, आपको पता है, अगर वो बेसिक्स आप 10-15 मिनट पढ़ लें तो आपको बता रहा हूं उसके बाद चैप्टर 7 आपको इजी लगने लगेगा। और जब भी मैं कुछ टेक्निकल वर्ड्स बोलूंगा चैप्टर 7 को लेकर तो आपको लगेगा हाँ यार फैमिलियर सा है। तो सबसे पहले आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, दिस इज ऑल अबाउट व्हाट, बेसिक टर्म्स related to alternating current. Some basic terms related to alternating current. कुछ बेसिक टर्म्स समझते हैं पहले। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है? तो अभी सबसे पहला क्वेश्चन तो यही जानना है कि ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है। हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट में हम सिंपली कहते हैं कि टाइम वेरिंग करंट आर नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट। जो समय के साथ अपने मैग्नीट्यूड को बदल रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं? ऑल्टरनेटिंग करंट। जो टाइम के साथ बदले, मैंने कहा टाइम वेरिंग करंट आर नोन एज एसी। आप एक बार देख लेना, क्लियर आ रहा है? वो पूरा क्लियर है? ठीक है। तो टाइम वेरिंग करंट आर नोन एज ऑल्टरनेटिंग करंट, जो समय के साथ अपने मैग्नीट्यूड को बदले। अभी जो घरों में आ रहा है वो कौन सा करंट है? ऑल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, बैटरी के थ्रू जो करंट है वो डीसी करंट है। अभी मैं ऑल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट में डिफरेंस भी बताऊंगा, सारे डिफरेंसेस आएंगे, कौन कितना पावरफुल होता है, ये सारे टर्म्स को हम देखेंगे। बट अभी फिलहाल ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे है। अच्छा, इसका साइन पता क्या होता है? दिस इज द साइन ऑफ एसी, दिस इज द साइन ऑफ एसी। ये एसी का साइन है। अब साइन ऑफ एसी, आपने आज तक क्या हुआ, एक बैटरी यूज की ऐसे करके, ये एक पॉजिटिव बनाते थे और एक नेगेटिव बनाते थे। अब कि एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। बट अब ये हम एसी को इस तरीके से डिनोट करेंगे। अभी एनसीईआरटी और किसी बुक्स में भी ये बेसिक्स ना, ये सारा निचोड़ है बेसिक्स। आप देखो तो सही, बस आप इस बेसिक्स को समझ लो, फिर आपको चीजें आसान लगेंगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म हमने पढ़ा था E = E0 sin ओमेगा टी एसी जनरेटर में, एंड I = I0 sin ओमेगा टी। ये हमने ऑलरेडी एसी जनरेटर में पढ़ लिया है। एसी जनरेटर का सेपरेट वीडियोस मैंने डाल दिया। I = E0 sin ओमेगा टी, I = I0 sin ओमेगा टी। अगर मैं आपको बताऊं ये जो टर्म है, दिस इज अ पीक ईएमएफ, और ये क्या है? पीक करंट। ये पीक करंट है। ये मेरा बेटा अप्लाइड करंट है। ये हमारा अप्लाइड ईएमएफ है। वैसे ये टर्म्स आपके लिए आया था इंड्यूस टर्म्स में। जब एसी जनरेटर आप पढ़ रहे थे तो ये इंड्यूस टर्म्स में आया था, इंड्यूस करंट डेवलप्ड हुआ था। अच्छा ठीक है, E = अप्लाइड ईएमएफ और E0 sin ओमेगा टी, I = I0 sin ओमेगा टी। अब इस केस में क्या देखने को मिला कि सर यार अप्लाइड में और पीक में फर्क क्या है? क्या डिफरेंस होता है दोनों के अंदर? अब जैसे एग्जाम्पल, मैं ऑल्टरनेटिंग करंट का एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। ये ऑल्टरनेटिंग करंट है या ईएमएफ का ग्राफ है। आपको पता है ये साइन वेव्स है, सारे साइन फंक्शंस है, तो ये साइन वेव्स है। आपको मैं बता दूं थोड़ा सा कि अगर हमसे साइन ग्राफ पूछे कोई, तो साइन ग्राफ ऐसा होता है, या तो ऐसा बना लो या ऐसा बना लो। साइन ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा। हाँ, ये साइकिल इसकी पॉजिटिव पहले है, इसकी नेगेटिव पहले है, वो तो कोई बात नहीं। अगर हमसे कॉस फंक्शन ग्राफ पूछता है, कोसाइन ग्राफ,
अगर कोसाइन ग्राफ पूछता है कोई मुझसे, तो कोसाइन ग्राफ ऐसा बनाया जाएगा, या तो ऐसा बना लो या ऐसा बना लो, कोसाइन ग्राफ। अब ध्यान से सुनना, ये अप्लाइड ईएमएफ का ग्राफ है, ये अप्लाइड ईएमएफ है, ये मेरे बच्चे पीक वैल्यू है, दिस इज अ पीक वैल्यू। किसको इंडिकेट कर रहा है? पीक वैल्यू। एक ग्राफ में वो फिक्स है पीक वैल्यू, बट जो अप्लाइड ईएमएफ है या जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो कैसे हो रहा है? वो बदल रहा है, इस जगह पे कुछ और 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 है। जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था कि ये हमारा, अगर आप क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर मैं इसको ऐसे करके घुमाऊं, ऐसे रोटेट करो, ऐसे रोटेट करने के बाद क्या होगा? फ्लक्स बदलेगा, फ्लक्स बदलेगा। अगर ये ऐसे है तो अभी फ्लक्स तो जीरो हो रहा होगा, ठीक है। धीरे 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 मैंने ऐसे घुमाया, फ्लक्स बढ़ता चला जा रहा है ऐसे करके, फिर धीरे धीरे चेंज हो रहा है, फिर ऐसे कुछ हो रहा है, मतलब एक बार इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, फिर डाउनवर्ड आ रहा है, यानी आपने देखा कि वो बढ़ता जा रहा है, देन वो कम हो रहा है, फिर नेगेटिव साइकिल्स में आ रहा है, ऐसे करके। ये मैंने ऑलरेडी एसी जनरेटर में बता चुका हूं, एसी वाले ग्राफ्स तो समझा चुका हूं। होप सो आपको समझ पाए होंगे कि ईएमएफ क्या है, अप्लाइड ईएमएफ क्या है। क्या है अप्लाइड ईएमएफ? अप्लाइड ईएमएफ क्या है? जो चेंज हो रहा है ऑल्टरनेटिंग करंट में, जो वेरी कर रहा है टाइम के साथ। दिस इज द ग्राफ ऑफ अप्लाइड ईएमएफ। पर पीक क्या है इसमें? इस ग्राफ का मैक्सिमम, या मैक्सिमम ही है, वो नेगेटिव मैक्सिमम है, वो पॉजिटिव मैक्सिमम है। मतलब यहां पर वो नेगेटिव वाला जो ग्राफ है नीचे वाला, ये मत समझ लेना कि वो जीरो से भी कम है ना, वो मतलब उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, इट जस्ट इंडिकेटिंग द डायरेक्शन। तो हुआ क्या मेरा बच्चा, इस जगह पे ध्यान से सुनना कि ये हमारा एक ईएमएफ का ग्राफ हुआ। गॉट इट? ये सारे टर्म्स आपको यूज होने मिलेंगे अभी आपको आगे। अगर आप ध्यान दें तो अगर आपने एक ग्राफ देखा हो, ये ग्राफ है मेरे बच्चे, ये ग्राफ में ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये पॉजिटिव साइकिल जो है ना, इसे क्रस्ट कहते हैं, और नीचे वाले को ट्रफ कहते हैं। ट्रफ इज नथिंग एल्स, इट्स अ नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्रस्ट इज ऑल अबाउट पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, हाँ है ना। अब मेरा बेटा क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी, क्रस्ट और ट्रफ के बीच की दूरी लैम्डा होता है, एंड लैम्डा इज ऑल अबाउट वेवलेंथ। ये वेवलेंथ होगा, यानी दो क्रस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की दूरी क्या होगी? वेवलेंथ होगी। दो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट और कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ की दूरी वेवलेंथ होगी। अभी मैंने आपको बस साइन ऑफ वेव्स बता दिया कि क्या साइन ऑफ वेव्स क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या है, मैंने आपको बता दिया पीक ईएमएफ क्या है, अप्लाइड ईएमएफ क्या है, इक्वेशन समझा दी, इक्वेशन बता दी। अब इस टर्म्स में आप देखिएगा, इस वाले टर्म को एम्पलीट्यूड कहते हैं। बोलो हाँ है ना, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। यानी ग्राफ का जो मैक्सिमम टर्म होगा वो क्या होगा? एम्पलीट्यूड होगा। क्या इसे पीक बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं, पीक भी बोल सकते हैं। अरे हाईएस्ट पॉइंट है ना, हाईएस्ट ग्राफ का हाईएस्ट पॉइंट ही तो एम्पलीट्यूड है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन ईदर साइड, चाहे वो पॉजिटिव साइड हो नेगेटिव साइड हो, वही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। प्लीज अगर आपको ये सारे टर्म्स आते हैं तो आपको बहुत बेहतर समझ में आने वाला है, ऑल्टरनेटिंग करंट आपको मजा आने वाला है। इस पॉइंट पर अगर आप ध्यान से सुने तो क्या होगा इस पॉइंट पे, अगले वाले पॉइंट पे, इसे कहते हैं अ कंप्लीट साइकिल। जब एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट और एक नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट कंबाइंडली होता है तो उसको क्या कहते हैं?
कंप्लीट साइकिल कहते हैं। जब एक क्रस्ट फॉर्म हो जाए, जब एक ट्रफ फॉर्म हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। ये कंप्लीट साइकिल है। मेरे बच्चों, आप लोगों को लग रहा होगा ये तो 11th क्लास का चीज है बता रहे हैं, बड़ी 11th की बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? कंप्लीट साइकिल। दिस इज अ कंप्लीट साइकिल। ये कंप्लीट साइकिल है। ओके, अब जब हम कंप्लीट साइकिल पढ़ चुके तो अगर हमारा एक नेक्स्ट टर्म आता है, दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितनी साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं? दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम यहां एफ से डिनोट करेंगे। इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड एज वेल। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, एफ इक्वल टू 1/t, रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। मेरा बच्चा क्या हुआ? सपोज कीजिए चौबे की दिल की धड़कन ऐसी है, नॉर्मल ग्राफ है ये, चौबे की नॉर्मल दिल की धड़कन। अब सपोज करो निशांत आता है और चौबे के सामने चाकू रख देता है। उस टाइम उसके दिल की धड़कन देखो, टिक 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 ऐसे होने लगते हैं। भाई साहब, यहां पे 1.5 साइकिल कंप्लीट हुई है। 1.5 साइकिल कंप्लीट हुई है। और यहां पे भाई साहब बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट हुई हैं। बहुत सारी साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। तो यहां पे फ्रीक्वेंसी हाई है, यहां फ्रीक्वेंसी हाई है, नीचे फ्रीक्वेंसी हाई है, यहां पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हाई है। एक बार स्क्रीन मेरी तरफ कर देना, क्योंकि ना मेरे को विजुअलाइज नहीं हो रहा प्रॉपरली। हाँ ठीक है, स्वाति क्लियर आ रहा है ना? दिस इज अ फ्रीक्वेंसी हाई है। तो फ्रीक्वेंसी इज ऑल अबाउट व्हाट? नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने साइकिल्स कंप्लीट हुए हैं। अब आगे देखते हैं, एंड द लास्ट एंड फाइनल टर्म जो आपको इस स्लाइड में पता चलेगा। एक ग्राफ जो है, इसकी जो स्पीड है वो एंगुलर स्पीड ओमेगा होती है, और इसका जो एंगल होता है थीटा फॉर्मेशन होता है। अब आपको पता है कि थीटा जो होता है वो ओमेगा इंटू टी होता है। थीटा इज ओमेगा इंटू टी। अब थीटा इज व्हाट? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओमेगा इज अ एंगुलर वेलोसिटी, टी इज अ टाइम, इंस्टेंटेनियस टाइम, जो भी टाइम है। मैंने कहा ओमेगा जो होगा वो थीटा अपॉन टी लिख सकता हूं। मैंने ये भी कहा फॉर 1 साइकिल, एक साइकिल के लिए, एक कंप्लीट साइकिल के लिए। एक कंप्लीट साइकिल, क्या ये कंप्लीट साइकिल है? क्या ये कंप्लीट साइकिल है? अगर ये कंप्लीट साइकिल है तो क्या ये वैल्यू 0 होगी? ये वैल्यू 90 डिग्री होगी, ये 180 डिग्री होगा, यहां पे 3π/2 270 होगा, और एक कंप्लीट साइकिल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 2π का। तो अगर एक कंप्लीट साइकिल 2π का एंगल बना रहा है तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? और टाइम क्या होगा? 1 सेकेंड। एक कंप्लीट साइकिल तो कैपिटल टी लिख दिया मैंने भाई। ओमेगा इक्वल टू 2π/t, ओमेगा की वैल्यू 2π/t। अब मेरा बच्चा 1 अपॉन टाइम को फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। टाइम पीरियड का जो इनवर्स होता है वो फ्रीक्वेंसी तो होता है, यानी ओमेगा और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 2πf के बराबर होता है। दिस इज द बेसिक टर्म्स जिसके ऊपर आज हम आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे और आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। एक बार शॉर्ट रिवाइज कर लेते हैं। चलो अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और टॉपिक है एवरेज वैल्यू ऑफ एसी।
over a half cycle is over a complete cycle, sorry, over a complete cycle is 0. भाई साहब ऑब्वियसली अगर एक पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है, उसका एवरेज निकालोगे तो 0 आएगा. ओवर अ कंप्लीट साइकिल 0 होता है. ये बात हमें प्रूफ करनी है. तो हमने कहा, पता क्या कहा, एज वी नो दैट, क्या हम जानते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है. I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी होता है. एंड I इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी होता है. भैया हम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर नोन एज करंट. इधर ध्यान दो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज आर नोन एज करंट. आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी. इधर देखो, डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इंटू डी टी. भाई साहब डी क्यू इक्वल टू आई की वैल्यू आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी. यहां तक दिक्कत? मैंने कहा इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम 0 टू टी. 0 से टी तक इंटीग्रेट करना, क्योंकि कंप्लीट साइकिल 0 से टी तक होगा. तो मैंने ये देखा कि डी क्यू को इंटीग्रेट कर दिया, आई नॉट को बाहर कर दिया, 0 से टी साइन ओमेगा टी डी टी, साइन ओमेगा टी डी टी. अब आपको बता दूं डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यों होता है. आई नॉट बाहर था, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, वो भी 0 से टी. क्यों बेटा, माइनस बाहर आ गया, आई नॉट बाई ओमेगा. बेटा इसके अंदर नीचे अपॉन में आती है वैल्यू इंटीग्रेट में, कॉस ओमेगा टी, वो भी 0 से टी, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी होती है, डॉट टी, वो भी 0 से टी. क्यू इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी. अब कैपिटल टी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. अच्छा यार एक बात हो, इस कैपिटल टी और स्मॉल टी में फर्क क्या है. ये कैपिटल टी और स्मॉल टी में फर्क, ये कैपिटल टी 1 साइकिल को डिनोट कर रहा है और ये टी इंस्टेंट टाइम को इंडिकेट कर रहा है. जैसे एग्जांपल देखो 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 देखो, मान लीजिए एक कंप्लीट साइकिल का टाइम टी है, ये कैपिटल टी है. स्मॉल टी पता क्या है, हो सकता है मान लीजिए इसको 1 सेकंड का एग्जांपल ले रहे हो, 1 सेकंड है कंप्लीट साइकिल का. एक बंदा कहता है कि मुझे करंट जानना है कि 0.3 सेकंड्स में क्या रहा होगा. मैं कहता हूं कि हो सकता है एक बंदा के 5 सेकंड के बाद करंट की क्या वैल्यू रही होगी, इंस्टेंटेनियस टाइम. ये क्या होता है, कैपिटल टी, इंस्टेंटेनियस होता है. हाँ स्मॉल टी, हाँ यहां पे नहीं मेरे बच्चे, 0 इनिशियल से कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल यहां हो रहा है ना. अब यहां देखो, Q इक्वल टू आई नॉट बाई ओमेगा कॉस 2 पाई माइनस कॉस 0. Q इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, और कॉस 0 की वैल्यू 1. Q की वैल्यू कितनी होगी, हेंस I इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टाइम. Q बाई टाइम होता है, Q कितना है 0, टाइम कितना है T. आंसर इज व्हाट, ओवर अ कंप्लीट साइकिल करंट की वैल्यू कितनी है, यही तो प्रूफ करना था. ओवर अ कंप्लीट साइकिल द वैल्यू ऑफ AC इज, ओवर अ कंप्लीट साइकिल द वैल्यू ऑफ AC इज 0. क्लियर है मेरे बच्चे, कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का. इस हाफ साइकिल पे वैल्यू ऑफ AC क्या होगी, वो तो 0 नहीं होगी यार. अभी आपने कंप्लीट साइकिल के लिए पढ़ा,
तो कंप्लीट साइकिल में तो भाई साहब एक पॉजिटिव साइकिल नेगेटिव साइकिल है। अब यहां पे पॉजिटिव साइकिल है। अब जब पॉजिटिव साइकिल है तो पॉजिटिव साइकिल होने के बाद यहां पर एसी का एवरेज वैल्यू तो जीरो नहीं होगा, तो एवरेज वैल्यू ओवर अ हाफ साइकिल क्या होगा? अब यहां ध्यान से सुनो, अगेन वही डेरिवेशन सेम है। देखो, एज वी नो दैट, सेम डेरिवेशन चलेगी। क्या है भाई? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। देखो रिवीजन हो जाएगा अभी। एंड आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। डी क्यू इक्वल टू आई डी टी, सेम चल रहा है मेरे बच्चे, अभी तक सेम है। आप देखो डी क्यू इक्वल टू आई की वैल्यू क्या होगी? आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी। मैंने कहा इंटीग्रेट बोथ साइड फ्रॉम 0 टू t बाई 2। हाफ साइकिल के लिए ना, हाफ साइकिल के लिए 0 से t बाई 2। डी क्यू आई नॉट, अब भाई साइन ओमेगा टी डी टी, वो भी कहां से? 0 से t बाई 2। डी क्यू हो जाएगा आई नॉट हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा 0 से t बाई 2, 0 से t बाई 2। Q इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा, आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा टी 0 से t बाई 2। Q इक्वल टू माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी, टी 0 से t बाई 2, आई नॉट बाई ओमेगा कॉस 2 पाई बाई टी, टी की वैल्यू कितनी होगी? t बाई 2 कॉस 0। क्या ये t से t कट गया? 2 से 2 कट गया, माइनस आई नॉट बाई ओमेगा कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब मेरा बच्चा Q की वैल्यू पता क्या होगी? माइनस आई नॉट बाई ओमेगा को लिख देता हूं 2 पाई बाई टी, ओमेगा को ओपन कर दिया 2 पाई बाई टी। अब कॉस पाई की वैल्यू बताओ क्या होगी? -1 Q -1 -2 इधर आ गया तो प्लस का 2 हो जाएगा, 2 आई नॉट टी ऊपर मल्टीप्लाई में गया अपॉन 2 पाई, ये तो 2 से 2 कट गया, यानी Q की वैल्यू कितनी आ गई? आई नॉट बाई पाई इंटू टी। टाउ लग गया, वो कोई बात नहीं, टी है, ठीक है, टी है। अब सुनो, Q आ गया, हेंस हमें तो पता है कि I क्या होता है? Q बाई टाइम। अच्छा Q कितना है? आई नॉट टी अपॉन पाई, और टाइम कितना है? t बाई 2। ये यहां से मल्टीप्लाई यहां होगा, यहां मल्टीप्लाई होगा, तो अगर हम आए तो आई नॉट बाय पाई टी, 2 ऊपर चला गया और नीचे t आ गया, t से t कैंसिल, तो क्या बचा पता है? I इक्वल टू 2 आई नॉट बाय पाई। हमारे पास इक्वेशन आई I की 2 बाई पाई आई नॉट। जब इसको सॉल्व करोगे पाई की वैल्यू 3.14 होती है, तो 0.637 ऑफ आई नॉट, यानी एवरेज वैल्यू जो होती है करंट की 0.637 ऑफ आई नॉट। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ पांडे सर? जरा आप देखें इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से सुनना। हाफ साइकिल में एसी ऐसा चल रहा है, सपोज कर दे सृष्टि के 100 नंबर है एक सब्जेक्ट में, 100 नंबर आए, भाई साहब सृष्टि चमकाने में लगी 100 नंबर आए, 100 नंबर है, पर किसी में 0 भी तो है, किसी में 10 भी तो है, किसी में 15 भी तो है, किसी में 20 भी है,
यार अलग अलग वैल्यूज है, पर चमका किसको रही है वो? पीक वैल्यू यानी 100 को, हाँ या ना? पर जब हमने इसका एवरेज निकाला तो पता है कितना आया? 63.7%। शो कितना कर रहे थे वो? 100%। यानी पीक वैल्यू 100 है, पीक वैल्यू 100 है। अगर किसी ऑल्टरनेटिंग करंट की पीक वैल्यू 100 है तो उसका मतलब उसका जो एवरेज फाइंड आउट करोगे, पीक तो उसकी एक हाईएस्ट वैल्यू है, वो तो टाइम वेरिंग करंट अल्टरनेटिंग करंट होता है, तो पीक क्या है? 100 है। पर जब उसका एवरेज निकालोगे आप, कहीं पे वो 0 भी रहा होगा, कहीं 10 भी होगा, कहीं 15 भी होगा, जो भी है, जब उसका एवरेज फाइंड आउट करोगे तो 63.7% आएगा। दिस इज नहीं, मैंने अगर 100 लिया तो हाँ 63.7% होगा अगर परसेंटेज वाइज देखोगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप 100 की जगह कुछ और लेते तो वैल्यूज क्या होती? ये आई नॉट ही तो चेंज करते आप, आई नॉट चेंज होता है। ये मैंने परसेंटेज के टर्म्स में आपको समझाया। अब आई नॉट की वैल्यू कुछ भी रख लो, 2 रख लो, 10 रख लो, 15 रख लो, 5 रख लो, 7 रख लो, जो रखना है रख लो, एवरेज की वैल्यू आ जाएगी। अगर किसी की पीक वैल्यू 100 है तो ये आपको दिखाई देगा, ठीक है। एवरेज वैल्यू इज ऑल अबाउट व्हाट? 63.7% होती है। समझ में आया? एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1 मेरे बच्चे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर मैं पढ़ाऊंगा आपको RMS वैल्यू ऑफ करंट, और नेक्स्ट क्लास में आऊंगा आपको R सर्किट, L सर्किट एंड C सर्किट। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्त।